नमस्ते। कहानी का शीर्षक है परिचय के क्षण। रेल पूरी गति से दौड़ी जा रही थी और जयंत का मन उससे भी तेजी से दौड़ रहा था। मित्रों से मिलने को उसका मन व्याकुल हो रहा था। वह कितने गर्व से उनके बीच में सिर उठाकर जाएगा। उसके पूरे समूह में बस उसी की प्रथम श्रेणी थी। वह सब पर अपना दबदबा रखेगा। माँ पिताजी ने भी अपनी कही बात पूरी की थी। हाई स्कूल में प्रथम श्रेणी में आने के उपलक्ष्य में उसे घड़ी दी थी, सूट सिलवाया था। वह शान से कल ही नया सूट पहनकर चमचमाती नई घड़ी बांधकर कॉलेज जाएगा। खिड़की के सहारे बैठा बाहर झांकता जयंत और भी ना जाने क्या क्या सोचता चला जा रहा था। तभी सामने बैठे उसके पिताजी ने उसे पुकार कर उसके हम उम्र एक लड़के को दिखाते हुए कहा, यह भी तुम्हारे कॉलेज में ही दाखिल होगा। जयंत ने एक उड़ती सी नज़र उस किशोर पर डाली और फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। पहली ही दृष्टि में उसे वह बिल्कुल भी अच्छा ना लगा। गांव का छोकरा, छोटे छोटे बेतरतीब बाल, झोला हाथ में पकड़े। वह मन ही मन सोचने लगा, यह गंवार उसके दोस्तों के बीच खड़ा हो जाए तो नौकर जैसा लगेगा। ट्रेन की आवाज़ में दूर से कुछ सुनाई न देता था, इसलिए पिताजी चुप हो गए थे। परंतु वे उस किशोर और उसके साथ आए व्यक्ति से जब तब बात कर लेते थे। जयंत सोच रहा था कि पिताजी का तो स्वभाव ही ऐसा है कि चाहे किसी से मित्रता करने लगते हैं, यह भी नहीं देखते कि अपने स्तर का है या नहीं। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर रुकी तो जयंत और उसके पिता भीड़ के धक्के से बचने के लिए जल्दी से उतर गए। रास्ते में पिताजी ने उस लड़के के विषय में जयंत को फिर बताया, पर वह सुनी अनसुनी कर गया। जयंत के पिता का स्थानांतरण हो गया था। वहाँ नई जगह उसकी पढ़ाई की व्यवस्था न थी, अतएव वे पुराने शहर के उसी कॉलेज में उसका प्रवेश कराने गए थे। उसे छात्रावास में भर्ती कर प्रवेश की सारी कार्यवाही पूरी कर वे अगले दिन ही लौट गए। छात्रावास में प्रत्येक कमरे में 2 छात्र थे। जयंत ने जब अपने कक्ष में साथी को देखा तो उपेक्षा से मुंह फिरा लिया। यह तो वही ट्रेन वाला लड़का था। जयंत मन ही मन बड़बड़ाया, एक यही रह गया था मेरे साथ रहने के लिए। उस लड़की ने जयंत को देखकर ही दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा, मुझे आपके साथ रहने से खुशी होगी। मेरा नाम केदार है। जयंत कुछ ना बोला, चुपचाप कमरे की अलमारी में सामान रखता रहा। केदार ने उससे बात करने की कोशिश भी की, पर वह ठीक से बोला ही नहीं, हाँ हाँ भर करता रहा। सामान रखते ही वह बाहर निकल गया। दूसरे कमरों में जाकर लड़कों से परिचय करने लगा। सबसे बुरा गंवार उसे अपना ही साथी मिला। गुण और दोष दूसरे में तो होते ही हैं, पर हमारी दृष्टि में अधिक होते हैं। जिसके प्रति हमारी धारणा अच्छी होती है तो उसमें गुण दिखाई देते हैं, जिसके प्रति बुरी धारणा होती है तो उसमें दोष दिखाई देते हैं। जयंत केदार के हर काम में बुराई खोज लेता। उसका उठना बैठना रहन सहन सब उसे अखरते। थोड़े ही दिनों में दूसरे लड़कों से उसने अच्छी मित्रता कर ली थी। वह अधिकांशतः उन्हीं के कमरों में रहता, उन्हीं के साथ घूमता फिरता, खाता पीता। जयंत को रात में देर तक जगने और सुबह देर तक सोते रहने की आदत थी, तो केदार को रात में जल्दी सोने और प्रातःकाल जल्दी उठकर पढ़ने की। जैसे ही कॉलेज में पढ़ाई प्रारंभ हुई, पुस्तकें आईं, केदार पढ़ाई में लग गया। वह शाम को पढ़ता तो जयंत और उसके साथी कमरे में शोर करते। सुबह जल्दी उठकर पढ़ता तो जयंत बिजली बंद करने के लिए चिल्लाता। केदार लैंप से पढ़ता तो मच्छर आते हैं कहकर झुंझलाता। उसका लक्ष्य बस एक था, केदार तंग होकर के स्वयं ही इस कमरे से चला जाए। वह उसे तंग करने का कोई ना कोई बहाना खोजता ही रहता था। जयंत और उसके साथी उसकी उपेक्षा करते,
दूसरे लड़के जहाँ झुंडों में खड़े होकर गपशप करते, ठहाके लगाते, वहाँ वह चुपचाप बालकनी में खड़ा रहता। बात यहीं तक सीमित न थी। जयंत जब तब छात्रावास के अधीक्षक से उसकी शिकायत भी कर देता और डांट पड़वाता। केदार का लटका चेहरा उसे खुशी देता। एक बार तो उसने उस पर चोरी का झूठा आरोप तक लगा दिया। जयंत और उसके साथी उसे किताबी कीड़ा कहकर चिढ़ाते, पर वह भी ना जाने कैसा था। सब कुछ सुनकर सहन कर भी उनके विरुद्ध मुंह न खोलता, जबकि वे सब चाहते थे कि केदार बोले और लड़ाई का मौका मिले। उस कॉलेज की यह परिपाटी थी कि प्रवेश के 2 महीने बाद ही छात्र संघ के चुनाव होते थे। अध्यक्ष का चयन शैक्षणिक योग्यता के आधार पर होता था। जिस छात्र के हाई स्कूल में सर्वाधिक अंक होते थे वही 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष बन जाता था। साथियों से पता करने पर विदित हुआ कि उनमें जयंत के ही सबसे अधिक अंक थे। उसने अपने मन में स्वयं को अध्यक्ष मान लिया था। चुनाव वाले दिन जयंत नया सूट पहनकर शान से कॉलेज गया। वह मन में अपनी प्रशंसा और सत्कार की कल्पना कर बड़ा ही प्रसन्न हो रहा था। प्रार्थना के बाद प्राचार्य महोदय ने छात्र संघ के अध्यक्ष के लिए केदार का नाम लेते हुए उसे मंच पर बुलाया। प्रथम श्रेणी के साथ ही बोर्ड में उसका द्वितीय स्थान है, यह सूचना जब उन्होंने दी तो सभी ने जोर जोर से तालियां बजाईं। केदार की प्राचार्य ने बहुत प्रशंसा की और कहा कि दूसरे स्कूल से दूसरे स्थान से आए इस छात्र ने अल्प समय में ही अपने अध्यापकों को भी प्रभावित किया है, अच्छे व्यवहार से उनका मन जीत लिया है। ऐसे योग्य छात्र के निर्देशन में छात्र संघ कॉलेज के हित की निरंतर चेष्टा करेगा। केदार की सादगी की भी प्राचार्य ने प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सादगी हमें एकाग्रता, मनोबल, आत्मविश्वास और दृढ़ता देती है और ये गुण जीवन की प्रगति के मार्ग पर निरंतर बढ़ाते हैं। जयंत के मन में उनके शब्द आग लगा रहे थे। वह चुपचाप खड़ा था। वह घर जाकर जरूर उसे सताने की तरकीबें सोच रहा था। उसे यह भी पता था कि वार्डन उसके पक्ष में रहते हैं। उन्हीं से वह केदार की झूठी शिकायतें करने की बात सोच रहा था। उस दिन कमरे में जाकर केदार को बधाई देना तो दूर, जयंत उसके सामने भी न पड़ा। वह मित्रों के कमरे में बैठा शोर करता रहा। यह वही समूह था जो केदार की प्रायः उपेक्षा करता था। इस समुदाय के अधिकांश लड़के घूमने और मौज मनाने में लगे रहते थे। परीक्षा से 2-3 दिन पहले ही वे किताबें उलटते थे। जयंत और उसके साथियों का केदार के प्रति उपेक्षा भाव, षड्यंत्र दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे थे और बढ़ते ही जाते यदि बीच में एक दुर्घटना ना घट जाती। दशहरे की छुट्टियां हुई। सभी घर जाने की खुशी में तैयारी कर रहे थे। जयंत भी सुबह से अपनी तैयारी में जुटा था। फिर उसे अचानक ही कंपकंपी आने लगी। आधे घंटे में ही उसका यूं बदन तपने लगा। वह चुपचाप कंबल ओढ़े चारपाई पर लेटा था। उसके मित्र ढूंढते हुए तेजी से उस कमरे में यह कहते हुए आए, तुझे हमने सब जगह ढूंढ लिया और तू यहाँ है। स्टेशन चलने के लिए कितनी देर हो रही है। परंतु जयंत को इस प्रकार लेटे देखकर वे ठिठक गए। एक ने माथे पर हाथ रखा और बोला, अरे इसे तो तेज बुखार है, यह तो आज ना चल पाएगा। दूसरा बोला, रेल का समय हो रहा है, तुम्हें इस स्थिति में छोड़कर जाने को मन तो नहीं करता, परंतु पिताजी स्टेशन पर लेने आ जाएंगे, ना पहुंचने पर चिंता करेंगे, इसलिए जाना ही पड़ेगा। तीसरा बोला, हम वार्डन को सूचित किए जाते हैं, अभी आकर तुम्हारी देखभाल कर लेंगे, घबराने की कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो जाओगे। चौथा बोला, घर जाकर हमें पत्र जरूर डालना, बुरा ना मानना, रेल का समय हो गया है, हमें जाना ही पड़ेगा। वे सभी एक साथ बोले और कमरे से बाहर हो गए। जयंत के मन को बहुत ठेस लगी। वह तो सोच रहा था कि उसके मित्र उसके कारण रुक जाएंगे। क्रोध और भावुकता में वह रोने लगा। बुखार भी तेजी पर था। उसे पता ही न लगा कि वह कब अचेत हो गया।
जयंत को होश आया तो उसने देखा कि सामने डॉक्टर खड़ा है और साथ में केदार। वह डॉक्टर से दवा के विषय में पूरी जानकारी ले रहा है। डॉक्टर के जाने के बाद केदार निरंतर उसकी सेवा में जुटा रहा। कभी सिर पर बर्फ की पट्टी रखता, कभी हाथ पैर झाड़ता, कभी दवा देता। बहुत देर बाद जब बुखार कम हुआ, जयंत चैतन्य हुआ और उसने पूछा, क्या समय है? केदार ने बताया कि शाम हो चुकी है। तुम घर नहीं गए? उसने पूछा। तुम ठीक हो जाओगे तो कल साथ साथ चलेंगे, केदार कह रहा था। ओह, चले जाते। तुमने एक दिन बेकार किया, घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा होती होगी, जयंत ने कहा। केदार ने कुछ ना कहा, पर वह निरंतर जयंत की सेवा शुश्रूषा करता रहा। दूसरे दिन बुखार ना था। डॉक्टर ने जयंत को घर ले जाने की अनुमति दे दी थी। केदार उसे अपने साथ ले गया। उसका सामान उठाकर, हाथ पकड़कर सुविधापूर्वक रेल में उसे बिठाया। इतना ही नहीं, उसने जयंत को उसके घर तक भी पहुंचाया। केदार का घर तो पहले ही था, पर वह स्टेशन पर उतरा ही नहीं। जयंत के जोर देने पर उसने कहा कि वह अभी कमज़ोर है, उसे घर तक छोड़ना जरूरी है। जयंत ग्लानि और उल्लास के बीच ऐसी स्थिति में था जिसके लिए उसके पास कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। थोड़ी देर तक वह ठगा सा केदार का मुंह देखता रहा, फिर धीरे से उसका हाथ पकड़कर आंखों से लगा लिया। ये कहानी बाल निर्माण की कहानियाँ भाग 15 से ली हुई है, जिसकी लेखिका डॉक्टर आशा सरसिज हैं, जिसके प्रकाशक युग्मनिर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट, गायत्री तपोभूमि, मथुरा, यहाँ से यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। बाल निर्माण की कहानियाँ भाग 15 किशोरों के लिए बहुत ही सुंदर कहानी है कि हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए और अहंकारी नहीं होना चाहिए। सबको आदर और स्नेह देना चाहिए। प्रणाम। आवाज़ मेरी थी, यानी डॉक्टर मंजू शर्मा महापात्र की।